लोकल फॉर ग्लोबल, या फिर कहें तो स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। एक और स्वदेशी आंदोलन का एक नया संस्करण यहाँ पर मौजूद है देश में, और दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भभकियाँ। इससे निपटने का आपदा में अवसर यही है कि हम अपने देश की स्वदेशी, देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी, देश की दवा, इसे ही अपनाएं। और हम साकेत गौरव जी से बात कर रहे हैं, जो एलिस्टा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और इसके संस्थापक भी हैं। आपने पूरी दुनिया देखी है इंडस्ट्री में, आज जो स्थिति है उससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, जिसके आप लोग दुबई सहित पूरे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं एक्सपोर्ट में, तो इससे निपटने का, इस चुनौती का में आप क्या देख रहे हैं? अभी स्थिति क्या है? संजय जी, हमारे बिज़नेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी चीज़ है वोकल फॉर लोकल। जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों को काफ़ी सीरियसली लेना होगा। और जहाँ तक यूएस टैरिफ्स की बात है, इंडिया इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है कि अगर इसको प्रॉपर्ली हम लोगों ने सिर्फ इंडिया के कंजम्पशन के लिए देखा तो हमारे को उस टैरिफ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इम्पैक्ट वहाँ आएगा जहाँ की एक बहुत बड़ा बिज़नेस एक्सपोर्ट के लिए होता है और बाहर के लिए होता है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन प्राइम है और एक्सपोर्ट अभी कम है। दूसरी बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, हमारे कैटेगरी ऑफ बिज़नेस में बाहर के ब्रांड्स का बोलबाला है, ये हम लोगों को बदलना होगा। तो जो वोकल फॉर लोकल है उसमें इंडियन कंज्यूमर्स को ये समझना होगा कि भाई देसी टीवी भी अच्छी होती है, अच्छे क्वालिटी की होती है, आप उसको देखें और आपको कोई भी उसमें फ़र्क नहीं नज़र आएगा किसी तरह से, क्वालिटी में या सर्विस में, कहीं पर भी। एक वो माइंडसेट है, उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा कि देसी जो सामान है वो अच्छा नहीं है। ये देसी मुर्गी दाल बराबर नहीं, ये दाल बराबर बिल्कुल नहीं है। देसी मुर्गी भी बटर चिकन ही है आप खाएं उसको। तो ये आखिर जो विदेशी ब्रांड्स की चीज़ें आप जैसा बता रहे हो, जैसा मार्केट में देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया तो है फॉर ग्लोबल मार्केट, यहाँ के बने हुए सामान सिर्फ यहीं खपत नहीं हो रही है। जैसे आप लोग भी अपने कंपनी के सामान सारे साउथ ईस्ट में और बाकी अन्य जगह, खाड़ी के देशों में काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पर वैसे ही ब्रांड हैं, इंडियन ब्रांड, वहाँ ऐसे ही ब्रांड हैं जैसे यहाँ पर यूरोपियन ब्रांड। बिल्कुल सही। देखिए, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, वो बड़ा एक यूनिक कंसेप्ट है, जिसमें कि हमने मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली फॉर इंडिया, डोमेस्टिक मार्केट का एक नारा लिया है। हमने लिया है मेकिंग इंडिया इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे 60 to 70% जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट के लिए रहेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में और इंटरनेशनल मार्केट में, जहां हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं। और उसमें चैलेंजेस बहुत है, बट उसमें इस चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उससे सप्लाई चेन काफ़ी इजी है। आप मिडल ईस्ट में यहाँ से कंटेनर जाता है 4 दिन में, फार ईस्ट से जाता है 40 दिन में। तो वो एक एडवांटेज है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि इंडिया में अगर डोमेस्टिक ब्रांड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो हम लोग एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। बट आज भी मैक्सिमम प्रोडक्ट कैटेगरीज में मैं देखता हूँ कि इंडियन ब्रांड्स थोड़ा पीछे हैं। ऑल्दो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैं सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में नहीं बोलूँगा, बाकी सारे इंडियन ब्रांड्स के लिए भी बोलूँगा कि हमारा क्वालिटी ख़राब नहीं है, अच्छा है, एट पार है। लेकिन वो कंज्यूमर बिहेवियर जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक वो देसी ब्रांड्स के पीछे के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं आएगा, हम लोगों में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। तो हम कहाँ मार खाते हैं? चूँकि हमारी चीज़ें विदेशों में जाकर ब्रांड बन जाती है और हम अपने ही बाज़ार में मार खा जाते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा बाज़ार है। हम मार्केटिंग में हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना आता है, डब्बा बनाना नहीं आता है, वहाँ हम लोग पीछे हैं। अगर हम लोगों ने अच्छा डब्बा बना लिया, अगर मार्केटिंग में हम लोग आगे निकल गए, तो हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए, दुनिया भर में अगर मार्केटिंग में देखें तो भारतीय नौजवानों का जलवा है। वो चाहे आईटी सेक्टर हो या मार्केटिंग हो या बाकी ऐसे यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, बाकी अन्य जगह, तो वहाँ हमारे लोग हैं, लेकिन वो अपने लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग नहीं कर पाते। तो वही है ना, देखें, ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो किस ब्रांड के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने ब्रांड के लिए करें तो अच्छी बात है,
और वो हो नहीं पा रहा है। मार्केटिंग कंसेप्ट इंडिया में और चाहे इंटरनेशनल मार्केट पे काफ़ी उसमें इंडियन ब्रेन्स का काफ़ी हाथ रहा है। आप बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी देखें, नासा तक में इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये काम अगर इंडियन ब्रांड्स के लिए हो और इंडियन मार्केट के लिए हो तो थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो साकेत जी, जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो ऐसा कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं कि दुनिया उनके लिए, और देसी जो अपना ब्रांड है वो कौन सी फैक्ट्री में बनता है जिससे कि दोनों में अंतर लोग महसूस करें? एक ही फैक्ट्री में बनता है। आज भी इंडिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्मार्ट टीवीज़ की, वो सारी इन हाउस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि स्मार्ट टीवी में आज फॉरेन ब्रांड्स का मार्केट शेयर 80% है इंडिया में। और ये जो 80% मार्केट शेयर है उसमें मैक्सिमम ब्रांड्स OEM और ODM मॉड्यूल पे चलते हैं। मतलब किसी फैक्ट्री में जाकर के अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं, उसी फैक्ट्री में हम लोग भी जाके बनवाते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनका ब्रांड वैल्यू हमारे पर थोड़ा सा भारी पड़ता है। इसके चलते मार्केट में एडवांटेज उन ब्रांड्स को मिल रहा है। और इंडियन कंज्यूमर्स को देखना होगा पिछले 10 साल में हमारे ट्रेड में कितने ब्रांड्स यहाँ से चले भी गए। बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल ऑपरेट किया, मार्केट में काम किया और बिना सर्विस दिए हुए चले गए बाहर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ की समझना होगा कि भाई हमारी क्वालिटी किसी भी ब्रांड से कम नहीं है। और एकदम, मैं तो अपने ब्रांड को लेकर के, हम लोगों ने दुबई में एक शो किया था और खुला चैलेंज किया कि ये ब्रांड नेम हाइड करके आप आइडेंटिफाई करें कि ये टीवी कौन से ब्रांड का है, एक मल्टीनेशनल ब्रांड का है या एक इंडियन ब्रांड का है, और कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा ही नहीं। तो सरकार की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट, तो इससे कितना कौन से स्टेट में आपको लगता है कि हालात बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गए हैं, जहां पर कुछ वर्ष पहले तक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नाइटमेयर लगता था आप लोगों को इंडस्ट्री लगाना, वहां अब सारी चीज़ें बदल गई हैं? ऐसा कुछ स्टेट्स ने? देखें, हम लोगों ने तो अपना मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन आंध्र प्रदेश से शुरू किया। उसका रीज़न ये था कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस स्टेट टू दी सी पोर्ट एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भाई हम लोग सी पोर्ट के नज़दीक रहना चाहते थे, बिकॉज़ वो यूनिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था। लेकिन आंध्र प्रदेश के बाद अगर मैं बात करूं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे दिमाग में 2-3 स्टेट्स हैं जहां की हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है जो हमारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में लोग नहीं जाते हैं, वो है बिहार। मैं रहने वाला भी बिहार से हूं और हमारी बात चल रही है वहाँ पे कि हम लोग बिहार में कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्ट करें। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक काफ़ी बड़ा कंजम्पशन स्टेट है और ऐसी जगह लोकेटेड है कि वहाँ से हम लोग 2-3 स्टेट्स को कैटर कर सकते हैं। तो आगे का जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा प्लान है वो 2-3 जगह बात चल रही है, बट प्रायोरिटी पे बिहार है। अगर वहाँ सब मेटलाइज हो गया तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे आएंगे। वहाँ की सरकार ने कुछ लैंड भी फ्री देने की कुछ योजना भी बनाई तो है? जी, अभी ये बिल्कुल हाल का ही न्यूज़ है, आज ही पेपर में आया है। बिहार सरकार ने फ्री लैंड देने का ये किया है। और हमारा तो इंडस्ट्री भी ऐसा है कि आज की डेट में बिहार में कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हार्डवेयर में इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये सोच करके हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि अब अगली साल जाएं, और इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है। फिर पोर्ट का क्या होगा? कोई नहीं, ये डोमेस्टिक मार्केट है ना। ये तो बिल्कुल आइडिया क्लियर है कि जो पोर्ट का काम है वो हम लोग आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं और वहाँ से 70% माल एक्सपोर्ट जाएगा। बट जो बिहार का प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन प्रोडक्शन है, उसको हम लोग मैक्सिमम नेबरिंग 3-4 स्टेट्स में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए वो नहीं जाएगा। साकेत जी, आपका इस इंडस्ट्री में काफ़ी अनुभव भी है, तो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं हम दो तरफा हैं। एक स्ट्रेटेजिक यानी डिफेंस के उससे, दूसरा व्यावसायिक जो हमारा कमर्शियल हुआ है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी का समय, चूँकि अमेरिका हमें भभका रहा है, तो चाइना से कैसे हम पार पा सकते हैं और उसको इस आपदा को अवसर में कैसे बदल सकते हैं? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। चाइना के साथ जो बिज़नेस रिलेशन है इंडिया का, आज भी अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो इंडिया बहुत हद तक डिपेंडेंट है चाइना पे। जब तक ये पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों की डिपेंडेंसी रहेगी चाइना के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज ये 10 साल से हम लोग लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहे हैं, और आगे का कम से कम 10 साल और लगेगा इंडिया को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बनने में
और कंपोनेंट लेवल पे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जैसे अभी सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, हम लोग टीवी में ओपन सेल का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में अब होने जा रहा है। तो जब तक ये हो नहीं जाता है तब तक तो हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉलिटिकल रिलेशन और एक बिज़नेस रिलेशन, ऑल्दो कहा जाता है कि बिज़नेस और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ चलते हैं, बट बिज़नेस में आज हमारे को चाइना की ज़रूरत है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आने वाले टाइम पे जब तक हम लोग इस पूरी टेक्नोलॉजी पे अपने आप से खुद से हम लोग एक्सपर्टाइज नहीं हासिल कर लेते, तब तक हम लोगों को डिपेंडेंट रहना होगा। मतलब आप कडप्पा से आगे निकल के और कर्नाटक और तमाम जगह अपना दायरा फैला रहे हैं, तो आपको कितनी उम्मीद लगती है कि दुबई या खाड़ी देशों में आपको मौका मिलेगा अपने प्लांट्स लगाने का, और ऐसी भी कोई बात चल? नहीं, वो सिर्फ एक्सपोर्ट का मार्केट है। वहाँ पे हमारा सेल्स चैनल काफ़ी पुराना है, 20 सालों से हम लोग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो हम लोग इंडिया में ही करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा क्लियर कट एक विज़न है कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग फार ईस्ट से शिफ्ट करके मिडल ईस्ट और इंडिया मार्केट के लिए इंडिया से ही लेके आ सकते हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखिए अभी यूरोप में टर्बुलेंस है, मिडल ईस्ट में इजिप्ट को बोला जाता है चाइना ऑफ मिडल ईस्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। पिछले 3-4 सालों से इजिप्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस है, डॉलर की शॉर्टेज है, और यूएई एक पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने नॉन इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक सिग्नल दे रही हैं कि भाई आप आएँ और यहाँ पे काम करें। तो अब अगर यहाँ से बना करके हम लोग यूएई में बेच सकते हैं माल, तो वहाँ पे प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उससे अच्छा है कि हम लोग इंडियन प्रोडक्शन को, इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा बूस्टअप करें, इसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पेचीदा बातें सरलता से हमारे दर्शकों को समझाई। चाणक्य ने भी कहा था कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक भय का कारण सामने ना आ जाए, और जब भय का कारण सामने आ जाए तब भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर तो उपाय ढूंढने पड़ते हैं। जैसे उपाय साकेत जी ने बताए कि ऐसे ही उपाय अपनाकर हम इस पूरी मुश्किल से पार पा सकते हैं, और न केवल पार पा सकते हैं बल्कि भविष्य को उज्जवल भी बना सकते हैं। पड़ोसियों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो भी दुरुस्त हो सकते हैं, क्योंकि भारत के बाज़ार पे सबकी नज़र है। अमेरिका की टेढ़ी निगाहें भी इसीलिए हैं कि भारत के बाज़ार पे उसका कब्ज़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। चीन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इन आर्थिक रिश्तों की वजह से हमारे सामरिक या सुरक्षात्मक रिश्ते हैं वो भी किसी एक सही पटरी पर बैठ जाएं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, नोएडा आज तक।